ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। देश में इन दिनों राष्ट्रवादिता को लेकर लंबी बहस छिड़ी हुई है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़ा हर दिन कोई ना कोई ऐसा फरमान आता है जो सुर्खियां बटोर ही ले जाता है। ये ताजा मसला मेरठ का है, जहां पर नगर निगम के मेयर का फरमान सामने आया, जिसने एक बार फिर विवाद को जन्म दे दिया। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सूबे का विकास आगे किन परिस्थितियों में बढ़ पाएगा। आखिर इस तरह की बयानबाजी अगर सामने होती है तो इसका असर उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बनाने में कितना पड़ेगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आता हूं। अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता की दलील भी सुनी है कि वो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एजेंडा सरकार का जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास पर आकर टिकता है, और विकास का मतलब है सबका साथ और सबका विकास। हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो इस पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं बहुत ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश को जिन लोगों ने विकास के धारा से हटाया या करप्शन की तरफ ढकेला, आप अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हो कि किस तरह से एक पूरे देश में अभी एक मिसाल आई है कि ईमानदारी के नाम पर ऐसे बेईमान लोग आ गए। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अन्ना और बाबा रामदेव जिस वक्त वो मोमेंट चल रहा था, अगर ये नादान उस वक्त बाधा न बनता तो आज 97,000 करोड़ जनता के ईमानदारी के नाम पे बर्बाद कर दिए। तो अगर एक ऐसा आदमी, हमारे एक ऐसा व्यक्ति आता है, कल मैं बराह रास्त जब मैंने उनका भाषण सुना तो जब किसी जगह किसी को कोई जगह मिलती है तो वो कितना कोमल हो जाता है कि जैसे कहा ना कि फलदार जो दरख्त होता है वो झुकता है। तो वो हमने योगी जी के अंदर देखा। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं वाजे करना चाहता हूं कि हमें अपने देश और प्रदेश के अंदर अच्छाइयों को लाना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अब विरोध का रास्ता छोड़ करके ये सोचना चाहिए कि हम अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। छोटे छोटे मसाइल में हमें उलझना नहीं चाहिए। और जो लोग आज तक, मैं इससे पहले भी मैंने कहा कि बहुत सारे लोग थे कि भाजपा से डरा डरा के मुसलमानों का वोट लेते थे। आज मुसलमानों ने इस बात को देख लिया, और जो ये बूचड़ खाने की बात लोग आ रही है, मैं तो इसका स्वागत करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को इसका फायदा होगा। उन्हें साफ सुथरा मीट मिलेगा, गंदगी दूर होगी। जितनी गंदगी थी, और वो पैसा जो है वो पुलिस को देते थे, उसका वो आज सरकार को सीधा दे, उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़े, तो इसका फायदा होगा। और ये वंदे मातरम की बहस जी, ये सारी चीजें अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी फिर दोबारा से प्रवक्ता साहब ने ये बात कही कि भाई देखिए, ये उन्हें भी कानून का मालूम हो जाएगा और इन सारे मुद्दों को हमें उठाना नहीं है, हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को। ठीक है दीपक मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूँ। तो अगर ये हालात बनेंगे तो मैं ये बात कहना चाहूंगा सारी पार्टियों के लोगों से। मुफ्ती साहब तो स्वागत कर रहे हैं, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर जी, आप लोग क्यों सवाल उठाते हैं? कहाँ विरोध कर रहे हैं? सवाल हम उठा कहाँ रहे हैं? हम तो सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की बुनियादी समस्या क्या है? अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जो कैबिनेट के वादे किए गए थे, जैसे हमारे आदरणीय भाई मुन्ना कुमार शर्मा जी ने कहा कि जो वंदे मातरम नहीं पढ़ा वो देशद्रोही है। ऐसी मीटिंग थी, अशफाकुल्ला खान साहब ने वंदे मातरम का वाचन नहीं किया था। क्या वो देशद्रोही थे? देखिए, कुछ चीजें बहुत बुनियादी होती हैं, आप उस पर मत पिच करिए। इस समय जरूरत है देश को आगे ले जाने की और सबको अंदर विश्वास करने की। अल्पसंख्यकों का नहीं तो उम्मीद क्या करते हैं दीपक मिश्रा जी? जो काम आप लोग 5 साल में अगर नहीं कर पाए हैं, वो काम आप ये चाहते हैं कि 10 दिनों में पूरा हो जाए। शपथ ग्रहण को अभी 10 दिन का वक्त हुआ है ना तकरीबन। हम 10 दिनों में नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। हम पर्याप्त समय देने के मन में है, लेकिन सीओ को विधायक ने धमकाया, क्या कार्रवाई हुई? सीओ गलत था तो सीओ पे कार्रवाई होनी थी, विधायक गलत था तो विधायक पे होनी थी। दोनों में से कोई तो गलत था। दरोगा को हड़काया गया, कोई तो एक गलत होगा। यदि दरोगा अपने कर्तव्य का अनुपालन नहीं कर रहा था और विधायक जी उसको संशोधित कर रहे थे, तो दरोगा पे कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे के पूरे देश को बरगलाया जा रहा है काम के नाम पे। फर्स्ट डे जो फोटो सेशन डे था,
उस दिन झाड़ू लेके कुछ झाड़ू जरूर लगाए गए, वो भी तब तक जब तक आप लोगों के कैमरे थे। आपके कैमरे के फ्लैश ऑफ हुए, झाड़ू वहीं फेंका गया, कूड़ा बगल में आज भी पड़ा हुआ है। आप दिखा लीजिए। उस झाड़ू देखिए, कांड से तो सरकार प्रभावित को- आपके पार्टी के मुखिया भी रहे हैं ना। अखिलेश यादव ने कहा उन्हें नहीं पता था कि अधिकारी इतनी अच्छी झाड़ू लगाते हैं, वरना वो भी ये काम ले लेते हैं। अब देखिए डिबेट गंभीर विषय पर है, और उन्होंने क्या कहा कि वो क्या कहा, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप ये बताइए काम क्या हुआ, कुछ तो होना चाहिए। देखिए 1000 लोगों पे मात्र 0.6 डॉक्टर हैं, इस पे बैठ के बहस होनी चाहिए। सर इस पर एक बार फिर आप लोगों पर सवाल उठेंगे, इस पर आप लोगों को फिर सवाल उठेंगे जी। दीपक मिश्रा जी, इस पर आपकी पूर्ववर्ती सरकार कटघरे में आ जाएगी। सर सिर्फ हम लोगों ने प्रयास किया, सार्थक बढ़े, प्रति व्यक्ति आय को दुगना किया, लेकिन प्रति व्यक्ति आय का अंतर उन प्रति व्यक्ति में कौन थे? आय को हमने दुगना किया। दीपक मिश्रा जी, वो प्रति व्यक्ति में कौन कौन सब शामिल आते हैं था? महोदय, आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, आदरणीय मुफ्ती साहब भी हैं और शर्मा जी भी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति में हर उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा। ठीक है, अनुज सरकार कितनी आय बढ़ी मात्र पिछले 5 साल में? थी, आज हमने 42,000 तक कर दिया। ठीक है सर। अनुज जी, देखिए नई सरकार को चाहिए कि यह ठीक है हमने सर, किया, ठीक यह है, ठीक है। होना चाहिए, यह भाषा सरकार की नहीं होती ठीक है। आज विषय ये है कि यह हमें किया, आज यह की रिजल्ट सरकार नहीं है। सर, इस पर आइए ना, करेंगे। उस पर भी जवाब नहीं मांगेंगे लोग हमें- कि 5 साल में हमारी पिछली सरकार ने क्या किया, हमें क्या दिया। देखिए पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, उसका जनता ने उनको जवाब दे दिया। अगर काम होता तो उनको निश्चित तौर पे उसका रिवार्ड मिलता। अगर काम नहीं हुआ, वो पीछे जो है अपना कोई कहीं ना कहीं कुछ आपसी उसमें नहीं तो लगे रहे। फिर साइकिल की और सवारी लेकिन मजबूरी कहीं ना आप लोगों कहीं के लिए क्यों बन इसमें गई थी कोई सर? दो राय नहीं थी। अनुज जी। हर आदमी के मुंह पे इस बात का ये अनुज था कि जी, अखिलेश जी साइकिल के की सवारी आप लोगों के लिए इतनी जरूरी क्यों बन गई थी? साइकिल की सवारी हमने अखिलेश यादव जी के साथ की थी, क्योंकि जब वो अखिलेश यादव जी पार्टी के मुखिया बन गए और उनको जो पूर्ण रूप से जो है उनका पार्टी में कमांड उनका हो गया, तो हमने उनके साथ गठबंधन किया। लेकिन उससे पहले की जो समाजवादी पार्टी की इनकी जो सोच थी, जो और तमाम नेताओं का इनका जो था, हमारा उनके साथ कभी कोई गठबंधन का सोच भी नहीं हुआ, क्योंकि उनसे हमारी विचारधारा नहीं मेल खाती थी। लेकिन अखिलेश जी में एक युवा सोच थी और काम करने की उनकी शैली थी, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। उनको विरोधी भी उस बात को मानते हैं कि अखिलेश जी को अगर काम करने दिया गया होता बीते 5 वर्षों में, तो उत्तर प्रदेश की शक्ल और सूरत कुछ और होती। इस गठबंधन की हार का कारण फिर कौन था? लोग ये भी तो जानना चाहेंगे कि ये जो गठबंधन हुआ, ये सपा को नुकसान हुआ कांग्रेस की वजह से, या कांग्रेस को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की वजह से उनको नुकसान पहुंचा? 28 तो बेहतर थी, शायद 7 पर आ गए आप लोग। देखिए सीधी सी बात है, जो जीता वही सिकंदर, और जो हारा उसके ऊपर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अगर यही हमारा गठबंधन जीत जाता तो आप ही लोग होते सबसे पहले करते कि देखिए कि इन्होंने गठबंधन किया और इनकी सोच सही निकली। ये जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता के निर्णय को हमें सबको सैल्यूट करना पड़ेगा। जनता किसी को भी जो है अर्श से फर्श पर बिठा सकती है और फर्श से अर्श पर बिठा सकती है। ठीक है। तो जनता की सोच का हमें सम्मान करना पड़ेगा। यही आज हमारा मांग है कि जो वर्तमान की सरकार जो 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आई है, आज समय उस चीज का है। इन बातों पे जाने का नहीं है, कट्टरवादी सोच के साथ चलने का काम नहीं है। आपको सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उस नारे को दिखाना पड़ेगा। केवल नारे को नारे की सूरत में भरोसा नहीं रहना कायम रखने पड़ेगा, के लिए, उसको काम की सूरत भरोसा में लाना दिलाने के लिए पड़ेगा। क्या करना चाहिए सरकार को? कुछ एडवाइस दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को विकास का मॉडल केवल कागजों तक नहीं सीमित रखना चाहिए, संकल्प पत्र तक ना रखें। उसको संकल्प को जो है जमीन पे लाने की दिशा में अपना जो है नियत और नियति स्पष्ट करें। शुरुआत कुछ आपको नजर आ रही? शुरुआत हुई? मन में कुछ है और मुंह पे कुछ है। शुरुआत आपको कुछ नजर आ रही की हुई है? देखिए अभी पिछले तक 10 दिन में अभी 10 दिन हो गए हैं सरकार को, अभी तक वो कैबिनेट की पहली मीटिंग नहीं बुला पाए। ना जाने किस दबाव में मुख्यमंत्री जी हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके तमाम जो है पार्टी के बड़े नेताओं ने जनता से चुनाव में वायदा किया था कि जिस दिन शपथ लेंगे उसी शाम पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। सर, और पांडे वही जी नेता उनकी है, पार्टी की तरफ वही से कहा नेता जा रहा है, है। इनके राष्ट्रीय नेता आज पार्लियामेंट में मुकर गए। नहीं, कि हम पांडे देंगे जी की तरफ से कहा जा रहा है, नहीं योगी करेंगे। आदित्यनाथ तमाम संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कैसे प्रयास किए जाएं। वो देखिए, कर्जा लेने तक तो प्रधानमंत्री, तैयार है देश केंद्र के सरकार के। पांडे जी, पहली प्रधानमंत्री कैबिनेट को की मीटिंग मैं में एक क्या मिनट लेना ऐलान हो चाहूंगा जाएगा? आपसे, क्या कर्ज प्रधानमंत्री माफी जी का? को संभावनाएं तलाशने के वाला नहीं आदमी होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने चुनाव में वायदा ये सोच के नहीं किया था कि संभावनाएं तलाशेंगे। जनता ने विश्वास किया था। जवाब तो सुन लीजिए आप। पांडे जी, अच्छा अक्षय जी, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। पहली चीज तो है कि दीपक जी देखिए बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, इन्होंने कहा कि कहीं सफाई का पूरा वो फोटो सेशन था। मैं ये बहुत निष्पक्ष बात करना चाह रहा हूँ। आपके स्टूडियो से थोड़ा बगल में एक उद्यान भवन है, मैं उधर से गुजर रहा था, वहाँ एक क्लरिकल स्टाफ मिल गए। मैंने पूछा क्या हाल है, तो कहा डिप्टी सीएम साहब का दौरा होना है, हम लोग सफाई में लगे हैं। वो उनका कहना था कि हमारा भवन इतना स्वच्छ हो गया है कि ऐसा पिछले 10 साल में नहीं हुआ। वो एक मिश्री लाल यादव जी वहां है, वो क्लर्क है, उनका बयान है। और मैं देखिए बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूं, हम कोई फोटो सेशन नहीं करना चाह रहे हैं। स्वच्छता हम अपने जीवन शैली में लाना चाह रहे हैं, पहली चीज तो ये है।
अनुज जी ने जो बात उठाई कैबिनेट को लेकर के, देखिए चीजों को समझिए। कैबिनेट एक नीतिगत निर्णय के लिए होती है और होना चाहिए और होगी भी। उसमें हम सारा होमवर्क कर रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी लगी है। सभी लोग संकल्प पत्र की हमारी प्राथमिकताओं को लेकर के नीतियां सामने आएगी और जो एग्जिस्टिंग नीतियां हैं, एग्जिस्टिंग नीतियां तमाम है, वो जो अच्छी भी है। कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि जो अच्छी नीतियां हैं उसको हम यथावत जारी रखेंगे, जिन नीतियों में कुछ कमी है उसमें उतना संशोधन करेंगे और जो नीतियां एकदम बेकार है उनको डस्टबिन में डाल देंगे। तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि हम कोई उत्तर प्रदेश एकदम अराजकता के दौर में था और हमें पूरा एकदम बदल देना है सब कुछ, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जहां पे एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही काम हो रहा है। आज आप बताइए कि यही अवैध बूचड़ खाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में क्या कहा, एनजीटी ने क्या कहा, आज वो अवैध बूचड़ खाने चल रहे थे, आज वो बंद हो रहे हैं। आप बताइए आज सिचुएशन है कि वही वो स्कूलों में जो आज सुचिता के साथ परीक्षाएं हो रही है, बेहतर स्थिति हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आज उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति बेहतर हुई है, मैं इसको मानता हूं। आज सरकारी कार्यालयों में बेहतर समयबद्धता आई है, ये सच है। देखिए आप सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। आप किसी को आरोप लगाना लगाए, लेकिन मैं भी इस देखिए सिविल सर्विस का पार्ट रहा हूं। मैं दो राज्यों में मध्य प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस में काम करके फिर राजनीति में आया हूं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट सोच के आदमी है, बहुत क्लियर आदमी है। नहीं तो कुछ आपकी पार्टी के नेता कुछ अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको सबक सिखाना जरूरी है, एक मैसेज भी जाएगा, ये भी हिम्मत दिखाएगी क्या आपकी सरकार? निश्चित सही समय पर सही मंच से वो चीजें होगी। आप देखिएगा किसी को भी देश के संविधान के साथ उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसे खिलवाड़ करने का कोई मौका हम नहीं देंगे। नहीं वो समय कब आएगा? ये दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो समय आखिर कब आएगा। अनुज भी यही सवाल उठा रहे हैं कि वो वक्त आखिर कब आएगा जब एक विधायक धमकी देता है कि अगर गौ हत्या हुई तो पैर तोड़वा दिए जाएंगे। एक विधायक का बेटा पुलिस पर रौब काटता है और जब उससे पूछा जाता है कि आप किस हैसियत से पुलिस पर रौब काट रहे हैं तो कहता है कि योगी जी की तरफ से आदेश हमें मिला है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना क्या जरूरी नहीं है? अक्षय जी दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो कोई भी पुलिस का कर्मचारी, जहां पे हरदोई का मामला आया तो वहां पर एक दलित के उत्पीड़न का मुद्दा था, उसको लेकर विधायक का हस्तक्षेप था, उसकी भी हम लोग जांच करा रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामंतवाद और जिस तरह से समाज में राजनीतिक दल प्रभुत्व जमाने की आदत पड़ गई थी, थाने जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के कब्जे में चले गए थे, उससे बहुत से लोग पीड़ित हुए हैं, बहुत से लोग परेशान हैं। और इस तरह से कहीं अगर असंयम और धैर्य का संकट दिख रहा है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जिस तरह से अराजकता के दौर में था, उससे आज जिस तरह से सुशासन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, उसमें कुछ पीड़ित परेशान लोग अपनी पीड़ा लेकर के थानों में जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। उसको उस मनोविज्ञान में, उस सामाजिक मनोविज्ञान में समझना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी को भी थानों या पुलिस में कानून के राज से हट के कोई भी आचरण करने को परमिट नहीं करेगी। ठीक है, चाहे हमारा पार्टी लेकिन ऐसा एग्जाम्पल भी जल्द सामने आना चाहिए। आम कार्यकर्ता हो जी, ऐसा एग्जाम्पल भी सामने आना चाहिए ताकि लोगों तक संदेह जाए। हसीब सिद्दीकी साहब, इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ खुले मन से कई बार इस तरह की हिदायत दे चुके हैं कि भाई कोई गलत काम करते हैं पकड़ा ना जाए, और खासतौर पर अपनी पार्टी के नेताओं को उन्होंने हिदायत दी है कि आप ईमानदारी का परिचय दीजिए, सहनशीलता का परिचय दीजिए। तो ये इस परिचय से क्या अभिभूत नहीं हो पा रहे हैं कुछ नेता, और उस पर एक आध एक्शन अगर हो जाए, जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि हाँ बहुत जल्द उस पर भी कुछ होगा। अक्षय जी देखिए, पता नहीं क्यों हर मसले को जो है वो हिंदू मुस्लिम मसला बना दिया जाता है। अभी हमारे मुफ्ती साहब ने मसला उठाया गोश्त का जी, उनको शायद ये नहीं मालूम कि 70% जो है लोग यहाँ पर नॉन वेज हैं और सिर्फ 20% मुसलमान उसकी आबादी है। तो अधिकांश लोग जो गोश्त खाते हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। एक ये बात हो गई। अब आइए बात मैं जो हूँ उन्हें उठाता हूँ, हमारे बगल में बैठे हैं दीपक जी। नहीं, हसीब सिद्दीकी साहब, जैसा आपने कहा कि 70% लोग तकरीबन नॉनवेज खाते हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, बात उसकी नहीं है। अवैध बूचड़ खानों से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो बात आपने कही मैं उसी पर आ रहा हूँ। साहब ने कहा कि अगर अवैध बूचड़ खाने होंगे साफ सुथरी मीट मिलेगी। ठीक है, जो बात आपने कही मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं कल रात की घटना है, कल रात की घटना है। योगी जी के लाख कहने के बावजूद, समझे आप, कल ऐसा हुआ, कल रात में जो है काली जी का मंदिर है यहाँ चौक इलाके में। आजकल नवरात्र चल रही है, काफी संख्या में लोग आते हैं, भीड़ होती है, श्रद्धालु आते हैं। वहां पर आवारा जानवर जो है वहां पर बैठे रहते हैं, दिक्कत होती है। नगर निगम ने यह फैसला किया कि वहां से उनको हटा दिया जाए और नगर निगम की अपनी
गाड़ी में रखकर उनको वो गौशाला लिए जा रहे थे। उस गाड़ी को जो है गौ रक्षा समिति के लोगों ने पक्के पुल को ऊपर रोक लिया, उस पर हमला कर दिया। लोगों ने कहा था हम नगर निगम के आदमी हैं, हम उसको नौकर हैं, हम उसके ड्राइवर हैं। अंतोगतवा ड्राइवर को और नगर निगम के आदमियों को वहां से भागना पड़ा। हमको नहीं मालूम कि अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की। तो योगी जी, मोदी जी, भाजपा घोषणाएं तो बहुत कर रही, बहुत सी घोषणाएं, इसका स्वागत करते हैं। यानी कि कुछ लेकिन सवाल लोग वही है आप मानते हैं कि आसिफ सिद्दीकी साहब कि कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ लोग योगी जी की आड़ में, अगर आपके मेयर ने भारतीय बयान जनता दिया है- पार्टी सरकार की आड़ में अपना मंतव्य साधने की कोशिश कर रहे हैं। माना सरकार क्या कर रही है, कोई आदमी कुछ करे, सरकार क्या कर रही है, सरकार का एक दायित्व है। पांडे जी सरकार जवाब सरकार दीजिए। क्या कर रही है, कोई देखिए अक्षय जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, देखिए कानून से किसी को खेलने का अधिकार कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाला है, वो कोई भी हो। कार्रवाई और बताएं, अगर ऐसा कार्रवाई। कोई विषय आया है, सरकार हैं आप, अब देखिए ऐसा, प्रतिपक्ष देखिए नहीं हैं। ये सरकार का विषय, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ आपके सामने अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आया हूँ उस मुद्दे पर। जी। कानून व्यवस्था पे अगर कभी कोई बात लेकर आप आएंगे तो उस पर हम जो तकनीकी पक्ष है मैं पुलिस से रिपोर्ट लेकर रख दूंगा। चले सर, अहलूवालिया साहब का एक बयान भी वापस आ गया है, ये सुना देते हैं आपको भी, अपने दर्शकों को भी। नगर निगम में वंदे मातरम को लेकर हुए हंगामे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के मेयर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि वंदे मातरम गाना किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि देश का सम्मान करना होता है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण चौहान ने, क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं। नगर निगम में लगातार वंदे मातरम का मुद्दा उछल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मेयर साहब हैं, आइए जानते हैं। मेयर साहब, आपके नगर निगम में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई देश को लेकर मुद्दा उछल रहा है, क्या कहना है? देखिए, ये जहाँ तक वंदे मातरम का विषय है, ये विषय पहली बार बिल्कुल नहीं है। ये विषय बराबर 4.5 सालों से ये सदन में उठता है, 4-5 बार पहले भी उठ चुका है। इसमें क्या होता है, जब भी हमारी कार्यकारिणी या बोर्ड बैठक शुरू होती है तो जो हमारा ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे हम सब मानते हैं कि ये बहुत शुभ है, तो इसके साथ बैठक का आरंभ किया जाता है। और जब हमारी बैठक कंप्लीट हो जाती है, सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है, तब उसका समापन राष्ट्रीय गान के साथ समापन किया जाता है। इस बार और पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जब भी ये हमारा वंदे मातरम गायन शुरू होता है तो इसमें कुछ पार्षद, जिनकी संख्या 7-8 पार्षद ही रहते हैं, वो इसका बहिष्कार करते हुए और कुछ कमेंट पास करते हुए इसका सदन छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर अपने आप ही सदन में आकर बैठ जाते हैं। तो जो पार्षदों की एक बड़ी संख्या है, जो संख्या लगभग जो नंबरिंग है उसकी 80% है, उनका मानना ये है कि ये बार बार वंदे मातरम का इस तरह विरोध करते हैं और बहिष्कार करके बाहर चले जाते हैं और कमेंट पास करते हैं। तो ये ऐसा होना गलत है, ये राष्ट्रीय गीत का अपमान है और अब हम ये राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं सहेंगे। ये विषय सदन के अंदर आया था। अच्छा, किस तरह के वो लोग हैं, किस पार्टी के जुड़े हुए हैं, सपा के हैं या निर्दलीय हैं, किस तरह के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? ये मैं समझता हूँ वो जो 7-8 पार्षद हैं वो सपा के पार्षद हैं। सदन में इस तरह से वंदे मातरम गाया जाएगा बार बार? वंदे मातरम तो गाया जाएगा सदन में, वो शुरू से गाया जाता है वहाँ पर। हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमें सम्मान करना है इसका। मेयर साहब का साफ साफ कहना है, कोई विरोध करता है करे, वंदे मातरम ये गाएंगे, देश से जुड़ा हुआ मामला है, किसी के समाज से इसका कोई मतलब नहीं है, किसी हिंदू मुस्लिम से इसका कोई लेना देना नहीं है, सदन के सम्मान की बात है। इसी तरह से मेयर साहब यहाँ पर सम्मान करते रहेंगे। मेरठ से एपीएन के लिए प्रवीण चौहान। मुफ्ती साहब, अब वक्त बेहद कम है, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और साथ ही किस तरह के और कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को? नहीं, देखिए, मैंने अभी जो बात कही थी, जिसे हसीब साहब ने कहा कि इसमें कोई ये बूचड़ खाने या ये मीट का मामला, ये मैं मुसलमानों की बात नहीं कही थी। मैंने तो ये कहा था कि उन्हें सस्ता और स्वच्छ मिलेगा। और इसमें ये कहा था 71% लोग जो हैं देश में मांसाहारी हैं। अब 71% में आप 14% जो है वो ऑल ओवर इंडिया जो है मुस्लिम है, तो उनकी तो यहाँ 20% है, 19% है। तो बाकी जो लोग हैं वो उसमें नहीं, ये तो खान पान अलग अलग होते हैं और ना किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो विवाद है, हमें उन्हें छोड़ करके हमें एकता और भाईचारे का वातावरण बनाना चाहिए और प्रदेश के अंदर जो हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, मैं तो बल्कि ये कहता हूं अक्षय जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे सगे रिश्ते हैं। दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है, अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है, एकम एवं अद्वितीयम।
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। चले बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने मुफ्ती साहब कही है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब ऐसा माहौल बन जाए कि मैं तो ये कहूंगा योगी जी ने उसके ऊपर इब्तिदा कर दी है कि एक नया शिवाला इस देश में बना ले, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। और एक शेर में ये बात कहना चाहूंगा जो मैंने अभी अल्लामा इकबाल का, हसीब साहब भी यहाँ बैठे हैं, कि अल्लामा इकबाल ने जो महाकवि हैं जिनका हिंदुस्तान का कोई आदमी ऐसा नहीं जो उनका एहतराम ना करता, उन्होंने गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ताकि आपको मालूम हो कि हमारे पूर्वजों का क्या ख्याल था, और वो हमारे पूर्वज हैं। हमें इस पे लड़ना नहीं है बल्कि अपने रिश्तों को मजबूत करना है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। और इससे बड़ी हमारी एकता की क्या मिसाल हो सकती है। तो चलिए बिल्कुल बिल्कुल, एक फाइनल कमेंट। अब वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। मुफ्ती साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है। पांडे जी, जो बात अभी मुफ्ती साहब ने कही है कि आप राम के नाम का सम्मान जरूर कीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम रहीम का अपमान भी नहीं होना चाहिए। इस बात को गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए। और जैसा लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे लोगों को कुछ संदेश देने की जरूरत है कड़ी कार्रवाई की मार्फत से, क्या ऐसा होगा? और जो भाईचारे की बात मुफ्ती साहब ने कही है वो आने वाले वक्त में वो दिखाई भी देगा। अक्षय जी 18 से अधिक राज्यों केंद्र में हम सुशासन के पर्याय के रूप में काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा केवल नारा नहीं बल्कि हमारा आचरण है। ये यूपी में भी दिख रहा है, आगे भी दिखेगा। किसी भी हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई को अपने धर्म और मजहब के आधार पे डरने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार, मोदी सरकार भारत के संविधान और देश के कानून के इशारे पर ही काम करेगी और कोई इशारा, कोई ताकत उसको विचलित नहीं कर सकती। मैं बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं उनको कार्य करते देख रहा हूं और बहुत गहराई से उनके व्यक्तित्व को समझता हूं। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस गंभीर विषय पर अपने अपने वक्तव्य रखने के लिए। तो दरअसल देश में इन दिनों राष्ट्रवादिता को लेकर लंबी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि एक तरफ विकास की बातें कही जाती हैं, विकास को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर ज्यादा गंभीरता से काम करने की जरूरत है, या फिर इस तरह की बयानबाजी के जरिए जो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को भी पटरी पर लाने की बेहद जरूरत है। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही।